इनमॉस द्वारा आयोजित और संचालित इस परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम सभी इंश्योरेंस सेक्टर से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया में 2021 में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 4.2% आंका गया है। IRDAI की एनुअल रिपोर्ट 2019 से 20 के अनुसार इंडिया में 57 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिनमें से 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं और 33 नॉन लाइफ। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट 2019 में 35 लाख करोड़ से बढ़कर 2020 में 39 लाख करोड़ हो गया है। नॉन लाइफ का एसेट अंडर मैनेजमेंट 2019 में लगभग 2,29,000 से बढ़कर 2020 में 2,62,000 हो गया है। 2019 से 20 में लाइफ इंश्योरेंस में 288.47 लाख और नॉन लाइफ में 2,450 लाख न्यू पॉलिसीज बिकी गई हैं। जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री बढ़ेगी तो इंश्योरेंस से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ेंगी। IRDAI की रिपोर्ट के अनुसार दर्ज की गई शिकायतों की संख्या में 2019 से 20 में लगभग 1.2% की वृद्धि हुई है, जिनमें से लाइफ इंश्योरेंस में 1,65,217 शिकायतें दर्ज की गई हैं और जनरल इंश्योरेंस में 49,988। शिकायतें आना प्रॉब्लम नहीं है, सबसे जरूरी ये है कि इन शिकायतों का निवारण कितनी सरलता और कितनी जल्दी किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज, IRDAI रेगुलेटर और इंडियन गवर्नमेंट ने शिकायतों के निवारण के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी बनाए हैं। इन प्लेटफॉर्म्स और इनके कार्य के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ माननीय विनय शाह हैं, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इन्होंने 1983 में LIC ज्वाइन किया एज अ डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर और देश भर में विभिन्न क्षमताओं में काम किया है। वर्ष 2015 से 19 तक ये LIC में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे थे। 2017 से 19 वो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के MD और CEO रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद इन्हें महाराष्ट्र का इंश्योरेंस ओम्बड्समैन यानी कि बीमा लोकपाल नियुक्त किया गया, जिस पद पर वो अभी हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं हमारे फैकल्टी मेंबर प्रोफेसर मनोज कुमार पांडे। पांडे सर का एक्सपीरियंस लगभग 30 साल का है। इन्होंने 20 साल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम किया और पिछले 10 साल से बिमटेक से एज अ फैकल्टी मेंबर जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप इस वार्ता को अब आगे बढ़ाएं। थैंक यू सुनिधि, आपने बहुत ही अच्छा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, जो जिसको बोलते हैं ना सेटिंग द टोन, और बहुत बहुत अच्छा आपने कुछ आंकड़े भी दिए। और जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने ये कहा कि इंडस्ट्री बड़ी होगी तो कंप्लेन तो बढ़ेंगे, लेकिन कंप्लेन का निवारण कितनी जल्दी और सुगमता से होता है, दैट इज समथिंग विच इज रियली रिक्वायर्ड। थैंक यू वेरी मच शाह सर कि आपने हमारे स्टूडेंट्स के लिए और इंस्टीट्यूट के लिए और फिर ये जो ब्रॉड थीम है इसके लिए आपने समय निकाला। तो हम लोग सबसे पहले तो मैं अपने बिहाफ पे और इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे सर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं क्वेश्चन सर बिल्कुल सिंपल रखूंगा, क्योंकि पर्पस ये है कि इस वार्तालाप को, इस टॉक को मेजॉरिटी लोग देखें और उससे उसका लाभ उठाएं। इसीलिए जानबूझ के हम लोगों ने भाषा, लैंग्वेज भी हिंदी को प्रेफर किया, क्योंकि आप भी बहुत ही हिंदी में सुगमता से बातचीत कर सकते हैं सर। तो मेरा सबसे पहला सर क्वेश्चन ये है कि जैसा कि सुनिधि ने कहा कि कंप्लेन तो आएंगे, काम बढ़ेगा तो कंप्लेन आएंगे, सिस्टमिक फेलियर हो सकता है, लोगों की अपनी काम करने के तरीकों के कारण क्लेम आ सकता है, कुछ जिन्विन होते हैं, कुछ इनजिन्विन भी होते हैं, सेंस की लोगों के काम नहीं करने से क्लेम आते हैं। सो इंडियन इंडस्ट्री सिचुएशन में सर, डोमेन में कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्रीवांस रिड्रेसल का जो सर एक जो मैकेनिज्म है, तो सर उसमें लेटेस्ट रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है सर, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। या सीधे शब्दों में, अगर कोई कस्टमर का कोई ग्रीवांस है तो वो कहाँ कहाँ और कैसे अपने ग्रीवांस के रिड्रेसल के लिए अप्रोच कर सकता है। ऑडियो इज ओके? या फाइन सर, फाइन। नमस्कार। या गुड, नमस्कार। अभिजीत चट्टोराज बोल रहा हूँ सर। नमस्कार, नमस्कार मनोज जी। थैंक यू सुनिधि फॉर सम काइंड वर्ड्स फॉर मी। जैसा कि वार्ता की शुरुआत में अभी कहा गया है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री
हमारे देश में काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री के रूप में आ गई है और उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट और नंबर ऑफ कंपनीज और इन सब के विषय में बात की गई है। सबसे मेन मुद्दा जो मैं कहना चाहूँगा शुरुआत में कि हमको ये भी पहले अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि नंबर ऑफ पॉलिसीज जो हमारे देश में आज सर्विस की जा रही है, क्योंकि कंप्लेंट सीधे सीधे उसी से रिलेशन रखती है कि कितनी पॉलिसियां इन्फोर्स हैं, चल रही हैं, कितनी पॉलिसियां न्यू बिजनेस के माध्यम से हर वर्ष की जा रही हैं। तो कंप्लेंट जो है उसी गति में या उसी स्पीड में बढ़ती भी है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ जो रेगुलेटर है IRDAI, उसकी फॉर्मेशन के समय ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 1998-99 में ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए एक अध्यादेश नोटिफिकेशन निकाला था, जिसके तहत ओम्बड्समैन की भी शुरुआत हुई थी। और इन जनरल उसको फॉलो करते हुए RIDI ने भी अपने जो शुरू में पॉलिसी होल्डर्स रेगुलेशंस बने थे उसमें भी शिकायत निवारण के लिए अलग अलग सेक्शंस बनाए थे, अलग अलग प्राविधान रखे थे। वर्तमान में मैं सीधे अभी आता हूँ, इसमें देखिए IRDAI ये सब पे, सारे ही इंश्योरेंस कंपनी पे ये चीज़ उन्होंने लागू की है कि उनका अपना इंटरनल एक ग्रीवेंस रिड्रेसल का सेल होना चाहिए, जो कि फर्स्ट स्टेज का जो कंप्लेंट सेटलमेंट होता है, जो कि सामान्यतः वो जो भी पॉलिसी होती है उसका सर्विसिंग ऑफिस होता है। उसके बाद में अगर फिर से कंप्लेंट आती है किसी भी पॉलिसी धारक की, उसको सॉल्व करने के लिए उनका हर कंपनी का एक अपना ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल होना चाहिए और वहाँ उस शिकायत का निवारण होना चाहिए। IRDA का अपना भी एक IGMS के नाम से, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी के नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है, जिसके तहत वो कंप्लेंट्स वहाँ आप रजिस्टर कर सकते, पॉलिसी होल्डर रजिस्टर कर सकता है। और IRDA ऑनलाइन ही जब उनके यहाँ कंप्लेंट रजिस्टर होती है तो वो इंश्योरर को भेजता है और उसका इंश्योरर को सॉल्यूशन 2 हफ्ते में प्रोवाइड करना रहता है। IRDA ये भी मैंडेट करता है कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल इंश्योरेंस कंपनीज का है, जहाँ पे सेकेंड टाइम आप कह लीजिए कि इंश्योर्ड की कंप्लेनेंट की कंप्लेंट जाती है, तो जब उसको जवाब दिया जाता है, उसका समस्या का जो भी हल है वो दिया जाता है, तो उसमें एक लाइन मैंडेटरी है उनको अपनी चिट्ठी में नीचे लिखने में कि अगर वो कंपनी के रिप्लाई से संतुष्ट नहीं है तो वो अपने संबंधित एरिया के ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं। और उसमें ओम्बड्समैन का नाम या नाम ना भी हो तो किस ऑफिस में वो अप्रोच कर सकते हैं वो भी दिया रहता है, उसका पता भी दिया रहता है, ये सब चीज़ें दी रहती हैं। और ये मैंडेटरी है इंश्योरर के लिए कि वो अपने हर इस तरह के कम्युनिकेशन में इस तरह की पूरी सूचना दे कि अगर आप हमारे जवाब से, हमारे सॉल्यूशन से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस ओम्बड्समैन को भी अप्रोच कर सकते हैं। अब आता है ओम्बड्समैन के यहाँ समस्याओं का समाधान का। तो इसके बाद में पॉलिसी होल्डर जो है, अगर वो संतुष्ट नहीं है किसी भी उससे, तो वो ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकता है। कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि जब पॉलिसी धारक को इंश्योरर से जवाब नहीं मिलता है, तो उसमें भी IRDA ने ये प्राविधान रखा है कि अगर 30 दिन तक उसको कोई जवाब नहीं मिलता है तो भी वो डायरेक्टली ओम्बड्समैन ऑफिस को अप्रोच कर सकता है अपने समाधान की। तो सर, आपके जो आपने चीजें बताई उससे क्लियर हुआ कि हर इंश्योरेंस कंपनी का अपना एक इंटरनल मैकेनिज्म तो रखना ही रखना है। और सर, हमने देखा भी है कि LIC के ऑफिसेज में एक लिस्ट बना होता है कि जो एस्केलेशन होता है कि अगर आप शिकायत करते हैं तो ब्रांच मैनेजर फिर या जो हायर अथॉरिटीज होती हैं सर, तो वो तो ठीक है। लेकिन इसी संदर्भ में सर आपने ये भी बताया कि IRDA का खुद का एक मैकेनिज्म है, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ओम्बड्समैन तो सर है ही। इस बीच में सर कहीं ना कहीं हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि कंज्यूमर फोरम्स भी आते हैं सर। तो ये कंज्यूमर फोरम का सर क्या स्टेटस है? क्योंकि ये तीनों चीज तो इंश्योरेंस से रिलेटेड है, कंज्यूमर फोरम थोड़ा हट के हो जाता है। तो अगर किसी कस्टमर के पास कोई ग्रीवांस है तो उसे कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए? देखिए, कंज्यूमर फोरम के विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि कंज्यूमर फोरम के पास
न केवल इंश्योरेंस संबंधित शिकायतें, कोई भी कंज्यूमर से रिलेटेड किसी भी स्ट्रीम की हो, क्या कहते हैं, किसी सामान की हो, परचेज की हो, सर्विस की हो, प्रोडक्ट की हो, कोई भी जा सकता है उसके पास में, कंज्यूमर हो, और उनका जो समाधान वो कंज्यूमर कोर्ट्स देते हैं वो उनका अलग रहता है। इस तरह का ऐसा कुछ प्राविधान नहीं है कि कंज्यूमर जो है वो यहाँ जा सकता है, यहाँ नहीं जा सकता है। ये ओम्बड्समैन रूल्स में जो चीज़ बड़ी क्लियरली स्पेसिफाई की गई है वो ये की गई है कि अगर कोई भी पॉलिसी धारक अपनी कंप्लेंट को लेके किसी और फोरम पे गया हुआ है या किसी और फोरम से उसको कोई एक समाधान मिल चुका है या कोई डिसीजन मिल चुका है, भले ही वो सिविल कोर्ट भी हो सकता है, कंज्यूमर कोर्ट भी हो सकता है, कोई और आर्बिट्रेटर भी हो सकता है, तो इस तरह के केसेस को ओम्बड्समैन को मैंडेट दिया गया है कि वो इस तरह के केसेस को नहीं सुन सकता है। ओके सर, मतलब अगर कहीं समाधान के लिए कहीं आप जा चुके हैं तो पहले वहां इंतजार कर लीजिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा सर, कंज्यूमर फोरम एक नॉर्मल किसी भी कंज्यूमर के लिए हो सकता है, दे आर नॉट इंश्योरेंस स्पेसिफिक, जबकि इंश्योरेंस कंपनी का ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, आईजीएमएस और ओम्बड्समैन ये केवल इंश्योरेंस के ग्रीवांसेस के लिए ही बना है। मैं सही समझ रहा हूं सर? बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। तो इसमें अगर आप, क्योंकि आपने ये मुद्दा यहाँ पे उठाया, तो मैं एक चीज और जो मैं शायद बाद में कवर करता जाने, वो मैं यही बता देना सही समझूंगा कि देखिए, ओम्बड्समैन का जो प्रोविजन सरकार ने बनाया है, आईआरडीए ने बनाया है, इसका सबसे बड़ा जो लाभ है पॉलिसी धारक के लिए, सबसे बड़ा बिगेस्ट, जिसे मैं समानतः कह सकता हूँ, कहूँगा कि यह निशुल्क है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई फीस, कोई कंप्लेंट एडमिशन फी या इस तरह से रजिस्ट्रेशन फी, इस तरह का कोई एक पैसे की भी कोई फीस इस वाले फोरम में नहीं देनी रहती है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो भी डिसीजन रहते हैं, अवार्ड रहते हैं, वो भले ही रिकंसिलेशन से हों या कि एक सुनवाई के बाद अवार्ड के तहत हों, तो वो कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज पे बाइंडिंग रहते हैं, उनको हमारे अवार्ड को मानना ही मानना। और ऐसा तो संभवतः देखा नहीं गया है, कुछ केसेस में हो सकता है हुआ हो कि इंश्योरेंस कंपनी को अगर हमारे अवार्ड के खिलाफ अपील करनी है तो वो उसको मिनिमम हाई कोर्ट के लेवल पे जाके अपील करनी पड़ती है, जबकि कस्टमर के ऊपर इस तरह की बाइंडिंग कोई नहीं है। अगर वो ओम्बड्समैन के किसी अवार्ड से संतुष्ट नहीं है तो वो बाकी के भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आप कंज्यूमर कोर्ट की बात कर रहे थे या कोई सिविल कोर्ट है इस तरह का, तो वहां जाने के लिए उनको पूरी फ्रीडम रहती है कि वो हमारे अगर अवार्ड से संतुष्ट नहीं है तो वो कहीं पे भी अप्रोच करके दोबारा अपनी कंप्लेंट को वहां पे दाखिल कर सकते हैं। ये तो काफी सर कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच है आपने जो बताया। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि 3 लेयर में समझ रहा हूँ। पहले तो किसी को भी कोई भी शिकायत है तो उन्हें एप्रोप्रिएट कंपनी में अप्लाई करना ही चाहिए ग्रीवांस के लिए, और वहां से जब जवाब नहीं मिलता है तो ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं। सर इस आपने कहा कि 30 दिन की सुनवाई के बाद 30 दिन तक जवाब नहीं मिलता है या सेटिस्फाइड नहीं है तो ओम्बड्समैन के पास जाना चाहिए। सर ये जो आईआरडीए का जो प्रोविजन है सर, आईजीएमएस, क्या वहां भी इस तरह की कोई बंदिश है कि आप पहले इंश्योरेंस कंपनी का वेट कर लीजिए तभी आप आईजीएमएस में आ सकते हैं? नहीं, आईजीएमएस में इस तरह का कोई उन्होंने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा है, लेकिन आईजीएमएस में भी जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपने ऑनलाइन शिकायत की है या फिजिकल कॉपी से भी आप शिकायत भेज के कर सकते हैं, उससे की है, तो उसका जो उनकी प्रक्रिया उन्होंने अपना जो बनाया है, सिस्टम बनाया है, उसके तहत वो सीधे उस कंप्लेंट को कंपनी के पास भेजते हैं और विद इन 2 वीक्स कंपनी को उसका जवाब आईआरडीए को भी देना है और पॉलिसी धारक को भी देना है। तो इस तरह का, उस तरह के, लेकिन बाइंडिंग कुछ नहीं है कि वो पहले कस्टमर वहाँ अप्रोच कंपनी को अप्रोच कर चुका हो या नहीं। लेकिन ओम्बड्समैन के रूल्स के तहत ये हम भी, हमारे पास भी जब कुछ कंप्लेंट्स डायरेक्टली आ जाती हैं तो हम पॉलिसी धारक से कहते हैं कि आप पहले एक बार उनका जो अपर लेवल की जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी या सेल है जो उनके कॉर्पोरेट ऑफिस में संभवतः रहता है, यूजुअली रहता है, तो वहां अप्रोच पहले कर लीजिए और उसके बाद हमारे पास आइए। लेकिन आईआरडीए के आईजीएमएस में इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके सर, एक मैं ओम्बड्समैन का जो रेगुलेशन है मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, जो भी अवेलेबल था गूगल पे, तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि 30 लाख या एक कोई मॉनेटरी लिमिट है, उसके बियॉन्ड का अगर कोई केस हो तो ओम्बड्समैन उसको नहीं सुनवाई कर सकता है।
तो फिर ऐसे केसेस के लिए कस्टमर कहाँ जाए सर? क्योंकि आजकल तो टर्म इंश्योरेंस का जमाना है और 30 लाख का जो अगर मानिए कोई टर्म इंश्योरेंस का क्लेम का है तो बहुत छोटी रकम है सर। आजकल बच्चे आजकल 1-1 करोड़ की पॉलिसियां ले रहे हैं। नहीं, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। देखिए, ये IRDA का जो ओम्बड्समैन का जो नोटिफिकेशन, जो पहले नोटिफिकेशन हुआ था, और पहले ये लिमिट 20 लाख की थी, ये लिमिट बढ़ा के 2017 में के बाद में 30 लाख की गई है। और हमारे पास, जैसे मैं अपना अनुभव से आपको बता सकता हूं कि मेरा लगभग 2 साल का टेन्योर एज ओम्बड्समैन महाराष्ट्र करीब करीब हो गया है। मेरे पास अभी तक 3 से 4 ही ऐसे क्लेम आए हैं जिनकी लिमिट 30 लाख के ऊपर की रही है, बाकी सारे ही उसके नीचे के रहते हैं। इस तरह का, हाँ, ये एक हमारे ऊपर बंधन है, ओम्बड्समैन रूल्स के तहत बंधन है कि अगर क्लेम अमाउंट जो है वो 30 लाख के ऊपर का है तो उसका हम शिकायत नहीं करें। कुछ कस्टमर्स हमसे इस तरह का भी पत्र कई बार दे के अपनी सहमति जताते हैं कि आप हमारा 30 लाख तक का ही कर दीजिए, बाकी का हम फिर देखेंगे कि क्या करना है करके। तो मेरा व्यक्तिगत विचार इस तरह के केसेस में यही रहता है कि अगर हम इस तरह के केसेस, जब एक रूल्स के तहत हम 30 लाख के ऊपर का नहीं देख सकते हैं, तो वो शायद कस्टमर के लिए भी ठीक नहीं होगा कि अगर उसका 60 लाख या 50 लाख का क्लेम है और हम उसको 30 लाख का निपटारा दे दें तो उसके समझ दें। और कहीं ना कहीं कंपनी के उसमें भी ये ठीक नहीं रहता है कि हम, जब मैंडेटेड नहीं है हमारा फोरम उसके लिए, तो हम उसको करें। जहां जाने के लिए फिर अन्य उसके पास जो ऑप्शंस रह जाते हैं, जैसा आपने पूछा कि वो कहाँ जाए, तो जो उसके पास अन्य ऑप्शंस रह जाते हैं कि वो या तो फिर IRDA IGMS के थ्रू भी, IRDA के थ्रू अप्रोच कर सकता है, या फिर कंज्यूमर कोर्ट्स वगैरह में भी जा सकता है। IGMS में तो केवल इन्फॉर्म कर देते हैं, वो जो कंफर्ट लेवल में एक ओम्बड्समैन या कंज्यूमर फोरम से आता है, या जो दबिश कहिए हिंदी में जो वर्ड होता है, वो शायद IGMS में मिसिंग होगा। सर मेरा एक एडिशनल क्वेश्चन है, 30 लाख सर लाइफ में ज्यादा भी दिख रहा है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस के क्लेम में तो सर 30 लाख कोई बहुत बड़ा लिमिट नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री में आग लग जाए तो क्लेम उससे ज्यादा का भी आ सकता है। सर ओम्बड्समैन की जहां तक बात की जा रही है सर, तो कस्टमर हम लोग बार बार कह रहे हैं, तो क्या केवल इंश्योरेंस कंपनी जो 24 और 33 या 35 है उनके अगेंस्ट में आ सकते हैं, या हम जो इकोसिस्टम है हमारा इंश्योरेंस का, TPA उसमें आते हैं, उसमें इंटरमीडियरीज आती हैं, हमने फॉर एग्जांपल किसी इंटरमीडियरी से पॉलिसी लेने की कोशिश की, उसने हमें धोखा दे दिया, तो क्या वो कंपनियां भी जो इकोसिस्टम का पार्ट है वो ओम्बड्समैन के स्कोप में आती हैं सर? देखिए, अभी तक तो 2020 से पहले 2020 तक आप लगा लीजिए, दिसंबर 2020 तक तो केवल इंश्योरेंस ही हमारे उसमें आते थे, स्कोप में आते थे, कवरेज में आते थे। जनवरी 2021 में एक नया नोटिफिकेशन आया, जिसके बाद ब्रोकर्स भी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के दायरे में आ गए हैं। अब ब्रोकर्स के ऊपर भी मान्य रहेगा, हमारे जो भी जजमेंट्स है उनको भी हम पार्टी बना के उनके खिलाफ भी कर सकते हैं। लेकिन इसको छोड़ के बाकी जैसे TPAs हैं, तो TPAs के अगेंस्ट में अगर कोई है तो उसका जो अभी वर्तमान में अवार्ड जाता है तो वो कंपनी के ऊपर ही जाता है। अगर हम किसी TPA की भी गलती हुई है और पॉलिसी होल्डर को कोई क्लेम का कंपनसेशन देना है तो वो कंपनी के द्वारा ही पे किया जाता है। हम अपने अवार्ड में कई बार, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, कई बार हम अपने अवार्ड में ये भी बोल देते हैं कि कंपनी ये गलती हुई है और इसमें कंपनी को, पॉलिसी होल्डर को इतना देना चाहिए, और आप TPA से चाहें तो रिकवरी कर लें। सर आपने कहा कि नए नोटिफिकेशन में ब्रोकिंग चैनल को इंक्लूड किया गया, तो ये केवल ब्रोकिंग के लिए है कि इट इज फॉर द इंटरमीडियरी एज ए होल? क्योंकि बहुत सारे कंप्लेन सर एज ए फैकल्टी मेंबर हम जो पेपर में पढ़ते हैं, अभी ये जो वेब एग्रीगेटर हैं या जो हमको तो बेचने का भी लाइसेंस दिया जा चुका है, ये जो सबसे बड़ा कंप्लेन सर आ रहा, वो जो MISP चैनल है, मोटर इंश्योरेंस सेल्स प्रोवाइडर, जो गैराज वाले लोग होते हैं, तो वो अभी स्कोप में नहीं आए हैं। मैं सही समझ रहा हूँ सर? हाँ, अभी इसमें केवल ब्रोकर्स को बोला गया है, इसमें केवल ब्रोकर्स को बोला गया है। ये जो अभी अमेंडमेंट इंक्लूजन का नोटिफिकेशन हुआ है जनवरी 2021 में, इसमें केवल ब्रोकर्स को अपने उसमें एम्बेड में लिया गया है। ओके सर, अब मैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है। महाराष्ट्र वैसे भी सबसे अच्छा, मतलब इंश्योरेंस के मामले में सबसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट माना जाता है, क्योंकि जो भी डाटा हम लोग देखते हैं,
तो सर आपके यहाँ जो कंप्लेन आते हैं ब्रॉडली सर 2-3 कौन से मुख्य कंप्लेन सर आपके पास आते हैं फ्रीक्वेंटली, मतलब विच आर द एरियाज विच इज रियली कंसर्न फॉर द इंडस्ट्री? देखिए यहाँ पे जो पूरा ही मैं देखता हूँ इसमें लाइफ इंश्योरेंस की पहले मैं बात करना चाहूँगा। लाइफ इंश्योरेंस में आप ये लगाइए कि अगर 100 कंप्लेंट रहती हैं तो उसमें 80 कंप्लेंट तो मिस सेलिंग की रहती है। और मिस सेलिंग के तहत आप ये लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं पॉलिसी धारक को प्रपोजल प्रोस्पेक्ट के स्टेज पे विभिन्न विभिन्न तरीके के लालच दिखा के ये पॉलिसी बेची जाती है। इसमें एक बड़ा सामान्य से जो रहता है कि बहुत हाई रिटर्न्स प्रॉमिस करके पॉलिसियां बेची जाती हैं। कई बार टर्म्स ही प्रीमियम पेइंग टर्म ठीक से नहीं बताया जाता है और सिंगल प्रीमियम बता के भी पॉलिसियां बेच दी जाती हैं। कुछ मेरे केस ऐसे भी मेरे पास आए हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आपका पुरानी पॉलिसी का पैसा बकाया है, वो आपको मिल सकता है। कुछ पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि आपको सरकार जो है लैब्स पॉलिसीज का बोनस बांट रही है सबको, तो ये आपको भी 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए उसका एक सिक्योरिटी के लिए आपको 50,000 की पॉलिसी लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से भी बेची गई हैं। सबसे एक आश्चर्यजनक चीज़ ये भी आई है कि जो हमारे रूरल क्षेत्र के कुछ लोग हैं उनको बोला गया कि रिलायंस का या किसी भी कंपनी का XYZ कंपनी का टावर आपके यहाँ लगवा देंगे और उसका इतना लाख रुपए डिपॉजिट होगा, इतना आपको मंथली आएगा, लेकिन सिक्योरिटी के लिए आपको 50,000 1 लाख 2 लाख प्रीमियम की पॉलिसी लेनी पड़ेगी। तो इस तरह तो ये तो लाइफ इंश्योरेंस के विभिन्न जो मिस सेलिंग की बात की है। चटर्जी आई विल कम बैक टू यू। और नॉन लाइफ में जो हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं वो यूजुअली फ्लड से रिलेटेड असेसमेंट ठीक से ना होना, एक्सीडेंट से रिलेटेड कार से वो डैमेजेस का असेसमेंट ठीक से नहीं होता, वो आती है। आजकल मेन जो मेरे पास अधिकता है कंप्लेंट्स की वो नॉन लाइफ साइड में रेपुटेशन ऑफ क्लेम्स की है या पार्शियल पेमेंट ऑफ क्लेम की है। और कोविड से संबंधित जो क्लेम्स आने शुरू हुए उसमें भी पार्शियल पेमेंट ऑफ क्लेम की है या क्लेम डिनाई करने की है। कोविड में कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने हॉस्पिटल्स के लिए एक पेमेंट की चार्जेस की गाइडलाइंस बनाई है। तो कई कंपनियां उन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से पेमेंट कर देती हैं, लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि ये गाइडलाइंस सरकार ने हॉस्पिटल्स को दी है कि आप इससे ज़्यादा चार्ज ना करें, लेकिन हॉस्पिटल्स उसको नहीं मान रहे हैं। कई हॉस्पिटल्स नहीं मान रहे हैं और वो अपने मन से अधिक चार्जेस पॉलिसी होल्डर से ले रहे हैं। तो हमको कई बार इंश्योरेंस को ये बताना पड़ता है कि ये तो आपका गाइडलाइन आपके लिए नहीं है पेमेंट करने के लिए, आप तो पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से जो पेमेंट है वो बनता है तरह का। और हाँ, लाइफ में काफ़ी कंप्लेंट्स क्लेम रेपुटेशंस की भी आती हैं, मैच्योरिटी लेस पेमेंट की भी आती हैं, और यूलिप पॉलिसीज के भी जो फाइनल पेमेंट्स की होती हैं, मिडवे सरेंडर्स की होती हैं, उससे रिलेटेड कंप्लेंट्स आती हैं। बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि 80% सर क्लेम आप बता रहे हैं कि मिस सेलिंग के, जो कि अवॉइडेबल है। सर क्लेम सेटलमेंट के स्टेज में डिस्प्यूट हो वो तो कुछ हद तक समझ में आता है, उसमें सर स्कोप भी कम रहेगा गलती होने की। बट दैट्स वेरी, मतलब जो फैक्ट आपने बताया सर बहुत ही आश्चर्यजनक है। चटोराज सर आपने हाथ उठाया था, कुछ पूछना चाह रहे थे सर आप? हाँ सर, पहले तो आपका अभिवादन करेंगे सर, आप हमारे प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं। सर मेरी क्वेश्चन, जो मैं आपकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था जो करंटली आया है 21 की, एंड व्हाट आई फाउंड दैट कि एनुअल रिपोर्ट में द मैक्सिमम केसेस तो मिस सेलिंग पर है, लेकिन हेल्थ रिलेटेड कंप्लेंट्स है, पर्टिकुलरली पॉलिसी वर्डिंग्स पर है, पॉलिसी वर्डिंग्स पर एंड एक्सक्लूजन्स पर है कि पॉलिसी वर्डिंग्स का इंटरप्रिटेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, पॉलिसी एक्सक्लूजन्स का भी रॉन्गली लोगों का यूज किया जा रहा है। मेरा सवाल थोड़ा सा पेचीदा है सर इस संदर्भ में। मैं चाहता हूं कि ओम्बड्समैन किस तरह से इसको एड्रेस करेगा। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो एक कंडीशन है कि सर पॉलिसी इन द इवेंट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन पॉलिसी बिल्कुल वॉइड हो जाएगा।
जबकि आप नॉन लाइफ में किसी भी पॉलिसी में देखेंगे सर, पॉलिसी कभी वॉइड नहीं होता है सर, कंडीशन प्रेसिडेंट टू लाइबिलिटी होती है तो वो पर्टिकुलर लाइबिलिटी वॉइड होता है। तो इतना सख्त हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्यों रख दिया गया कंडीशन कि थोड़ा सा भी मिसरिप्रेजेंटेशन में पॉलिसी वॉइड हो जाएगा? और एक और सवाल सर, हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारा जो रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस है उसका इंटरप्रिटेशन और उसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है, बहुत सारी क्लेम्स उसके अंदर जो है रिपोर्टिएट कर दिया जाता है। एक बहुत बड़ा शब्द है जिसका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कहीं डिफिनीशन नहीं है। 45 वर्ड तो रेगुलेटर ने डिफाइन किए थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है ट्रीटमेंट, उस शब्द का कहीं पर डिफिनीशन नहीं है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स है इसका समाधान किस मैकेनिज्म के तहत हो सकता है सर? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं थोड़ा एक लाइटर वेन में आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं अभी कई बार अपने हियरिंग्स में भी बोलता हूँ, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में, कि पॉलिसी पढ़ते पढ़ते, एक्सक्लूजन पढ़ते पढ़ते, इस टाइप की चीज़ पढ़ते पढ़ते शायद 3 साल के बाद मैं बगैर डिग्री का एक डॉक्टर हो जाऊँगा। जी जी जी। इतने मेडिकल टर्म्स मैंने पढ़ लिए हैं और जिसके बेसिस में क्लेम्स डिनाई किए गए हैं, एक्सक्लूड किए गए हैं। खैर, ये तो मैं एक लेटर वेन में आपको बोल रहा था, लेकिन जो आप ये बोल रहे थे कि मिस रिप्रेजेंटेशन, इसमें देखिए हेल्थ से रिलेटेड हमको भी इस तरह की जागरूकता रखनी पड़ेगी, पॉलिसी होल्डर को भी इस तरह की जागरूकता रखनी होगी कि वो पॉलिसी लेते समय अपने हेल्थ से रिलेटेड सभी भी जो कंडीशंस हैं जो उसके वर्तमान में है या उसकी हो चुकी है, उसके बारे में सारा डिस्क्लोजर करें। इसमें देखिए मेरे को यही लगता है कि 2 चीज़ें लगती हैं कि कई बार ऐसा चीज़ होती है कि कोई 15 साल पहले, 20 साल पहले एक माइनर ऑपरेशन हुआ था, इवन ऑपरेशन के लिए, या कुछ इस तरह की हॉस्पिटलाइजेशन की बीमारी है जिसका मेंशन ना करें, और उसके बेसिस में अगर पॉलिसी नल एंड वॉइड कर दी जाती है तो वो कंपनी के बिहाफ पे भी ठीक नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी वर्तमान में आते हैं कि जिसमें डिलिबरेटली ऐसा लगता है कि छुपाया गया है चीज़ें, बताई नहीं गई हैं चीज़ें, और जिसके बेसिस पे अगर कंपनी पॉलिसी को निरस्त कर रही है तो वो ठीक भी लगता है। ऐसा भी लगता है कि हमको कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी को इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो हर क्लेम को पे करेंगे। तो मैं तो यही इस बारे में कहना चाहूँगा कि ये कंडीशन संभवतः इसलिए रखी गई है कि इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी होल्डर की जो हेल्थ कंडीशन है उसके बारे में सही जानकारी है, और उसके बेसिस में वो सर मेरा हेल्थ से रिलेटेड चीजें एक्सक्लूड करके फिर पॉलिसी को इशू करे, उसका जो वेटिंग पीरियड के क्लॉजेस रहते हैं वो एंडोर्स करके वो पॉलिसी इशू करे। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपने पूछी वो रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज के बारे में पूछी। ये देखिए, ये शब्दों का इस्तेमाल करके जिसमें पॉलिसी में कोई परसेंटेजेस स्पेसिफाई नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है, इसको इम्प्लाई करने में मैं आपको अपनी ही बात बता सकता हूँ। इन जनरल की बात मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको अपनी बात बता सकता हूँ कि रीजनेबल एंड कस्टमरी में मैं 2-3 चीज़ें जो देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि पॉलिसी के सम एश्योर्ड को देखते हुए वेदर वो किस एक्सटेंट तक पॉलिसी होल्डर जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कई बार कंपनीज रीजनेबल एंड कस्टमरी में क्या करती हैं कि बाकी कई सारे हॉस्पिटल्स के रेट्स देके और उसको बोलती हैं कि इस हिसाब से। अब उसमें कई बार ये देखा गया है कि कंपेरेबल चीजों को नहीं कंपेयर किया गया है। फॉर एग्जांपल, आप एक किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए हर्निया का ऑपरेशन आजकल नॉर्मल जो पहले तरीके से वैसे भी होता है और अभी लैप्रोस्कोपिक तरीके से भी होता है। आप दोनों के रेट्स को सेम नहीं मान सकते हैं। और तीसरी चीजें जो मैं कई बार अपने जजमेंट में देखता हूँ, कंपनीज को बोलता हूँ कि आप ये रेट्स कंपेयर कर रहे हैं अपने किसी नेटवर्क हॉस्पिटल के पीपीएन रेट्स जो अप्रूव्ड रेट्स हैं, वो यूजुअली नॉर्मल रेट से 20 से 25% कम रहते हैं। तो ये भी मैं बोलता हूँ कि उसने वो इंश्योर्ड अगर आपके नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं गया है तो आप या तो पॉलिसी में ये लिखिए कि हम नेटवर्क हॉस्पिटल का ही पे करेंगे, अन्यथा नहीं पे करेंगे। अदरवाइज आप उनको पीपीएन रेट से कंपेयर ना करें और हायर लेवल्स के पेमेंट आप उनको करें। लेकिन रीजनेबली है, आपके इस बात से मैं सहमत हूं कि ये शब्द जो यूज किए जाते हैं इसका मीनिंग किसी भी तरीके से कैसे भी
और एक्सटेंट जिसे कहते हैं कि कितने परसेंटेज ज्यादा पेमेंट करना है या कम पेमेंट करना है, ये ओपन है, ये कहीं डिफाइंड नहीं है और ये थोड़ा बहुत ग्रे एरिया है पॉलिसी। इसी से मेरा एक संबंधित सवाल भी एक स्टूडेंट से आया है कि सर बहुत सारे कंप्लेन्स ऐसे हैं जो रिपीटिटिव नेचर के हैं, एक ही कंपनी से एक ही तरह के कंप्लेन बार बार आ रहे हैं, तो आखिर कहीं ना कहीं सर कुछ तो मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो सिस्टमिक जो फ्लॉ है उसको कंपनी स्टॉप करे, एज ए अथॉरिटी ombudsman शायद डिक्टेट करे कि आपके यहाँ से बार बार क्लेम आ रहे हैं इस तरह के। ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, और मैंने तो अपने यहाँ पे कंपनीज को बाय एंड लार्ज हर 6 महीने में एक बार मैं उनको बोलता हूँ कि जो सिमिलर केसेस में है, आप मेरा पुराना डिसीजन देखते हुए कंप्लेनेंट को वैसे ही पेमेंट कर दीजिए अगर पेमेंट होना है तो। हियरिंग के लिए और इसके लिए वेट ना करें, इससे आपका भी काम सरल होगा, हमारा भी काम सरल होगा, और आप अपने इंटरनल मैकेनिज्म में भी इस चीज को बना लें कि इस तरह के कंप्लेंट शुरू ही ना हो, और पहले ही शुरुआत के स्टेज में भी, क्लेम लॉन्च होने के स्टेज में भी आप उस हिसाब से पेमेंट पॉलिसी होल्डर को कर दें, जिससे। लेकिन ये सही बात है कि अभी भी ये सब करने के बावजूद भी रिपीटेटिव कंप्लेंट्स बहुत आती सर अभी जो जमाना चल रहा है सर वो डिजिटल का है सर, तो क्या ऐसा हुआ है कि डिजिटल होने के कारण आपके यहाँ कंप्लेन की संख्या सर पिछले कई सालों से ज्यादा बढ़ गई हो, क्योंकि लोगों ने आसानी से कंप्लेन करना मतलब उनके लिए आसान हो गया हो? जस्ट ए जनरल क्वेश्चन सर। नहीं, क्या बहुत उसका क्या ज्यादा। इम्पैक्ट पर डिजिटल इम्पैक्ट सर एज ए ओम्बड्समैन आप कैसे फील कर रहे हैं? हाँ, नहीं देखिए, अगर हम ये देखें कि कंप्लेंट आने ही की बात हम ना देखें, उनके निराकरण की भी बात देखें, तो पिछले साल विवश होके कोविड की वजह से आप ये समझिए कि हमने मार्च में लॉकडाउन भी जैसे शुरू हो गया था, तो मई के मिड में तक हमने एक भी हियरिंग नहीं कर पाए थे हम। फिर हम लोगों ने बैठ के और व्हाट्सएप के माध्यम से शुरुआत करके, फिर जूम के माध्यम से, कुछ गो टू मीटिंग के माध्यम से वो करके मई एंड से हमारे हियरिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन शुरू हो गए, और आज की डेट में सारे हियरिंग्स मई 20 से लेके और आज तक अब ऑनलाइन हियरिंग होती है। इससे सबसे बड़ा फायदा पॉलिसी धारक का रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं महाराष्ट्र का ओम्बड्समैन हूँ, तो हमारे पास पहले हियरिंग के लिए सारे जगह से वो इंश्योर्ड को यहाँ आना पड़ता था, या मैं बीच बीच में कैंप वाले हियरिंग्स भी करता था विभिन्न सेंटर्स पे जाके, लेकिन फिर भी रूरल एरिया से यहाँ वहाँ से आना पड़ता था। ये सबसे बड़ा आराम पॉलिसी धारक को हो गया है। तो डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा तो मैं कहूँगा कि पॉलिसी धारक को ये हो गया है, और हम एक दिन में जैसे लगभग बहुत अपने को स्ट्रेच करते थे पहले, जब फिजिकल हियरिंग होती थी, आदमी लोग आते थे, कंपनीज आती थी, कंप्लेनेंट आते थे, हम बहुत स्ट्रेच करके अपने टू बी ऑन द हायर साइड 15 केसेस ले पाते थे दिन भर में, एक दिन में। अब ये है कि हम स्ट्रेच अपने को करते हैं तो 20 भी कर लेते हैं, 25 भी कर लेते हैं। 25 तक मैं गया हूँ एक दिन हियरिंग करने में। तो ये तो फायदा हो गया, कंपनीज को भी फायदा हो गया है कि ट्रैवलिंग कॉस्ट बच रहा है। सबके हेडक्वार्टर्स, सारी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स पूना में नहीं है, तो कभी बॉम्बे से आदमी को आना पड़ता था, इवन दिल्ली से आना पड़ता था, कुछ कंपनीज के जो नोडल ऑफिसर्स हैं वहां से आते थे, तो ये फायदा हो गया। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स की जो मनोज जी आपने बात की थी, उसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत इजाफा बढ़ गया है या नहीं हो गया है, लेकिन हाँ एक कुछ परसेंटेजेस से। लेकिन मैं अभी भी मेरा ये मानना है कि जो बात मैं आपसे पहले कह रहा था कि इस फोरम के पास नंबर ऑफ पॉलिसीज बीइंग सर्विस्ड को अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बहुत कम है। एंटायर कंट्री में ओम्बड्समैन फोरम के पास नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बहुत कम है। हो सकता है और भी बहुत सारे असंतुष्ट पॉलिसी धारक हों जिनके पास अवेयरनेस नहीं है हमारे तक पहुंचने की, जिनके पास रास्ते नहीं खुले हुए हैं कि वो इस तरह से, और कुछ जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया था रिपीटेटिव कंप्लेंट्स वाला, तो कई बार मेरे को भी कंपनीज को ये बोलना पड़ता है कि हमको ऐसा लगता है आपको देख के कि आप डेलिबरेटली कुछ क्लेम्स को अच्छी संख्या में मना कर देते हैं, और ओम्बड्समैन के माध्यम से उतने सारे लोग तो पुनः क्लेम्स को रिव्यू कराने पहुंचते नहीं है, तो बाकी जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं वो क्लेम्स आपको नहीं देने पड़ते हैं। मैं ये भी कई बार कंपनी से बोलता हूँ। लेकिन ये है कि हाँ, डिजिटल एरिया में अवेयरनेस बढ़ेगी तो क्लेम्स और बढ़ेंगे ऑनलाइन होने की वजह से। और जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए डिजिटली हमको बहुत हेल्प मिली है, और उसकी वजह से हम इवन कोविड टाइम्स में जब सारे ऑफिसेज बंद थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, सब चल रहा था,
तो उस दौरान भी हम हियरिंग्स कर पाए और अच्छी संख्या में हमने हियरिंग्स करके केसेस का निवारण किया है। पांडे सर ये एक न्यूज़ सवाल चैनल एक सर, सवाल सर पूछ दे। हाँ सर, हाँ फ्लो पूछिए सर प्लीज। सर मैं थोड़ा ओम्बड्समैन के सर जजमेंट का स्कोप के बारे में समझना चाहते हैं सर। कैन यू गिव एग्जेम्पलरी और प्यूनिटिव अवार्ड इन द सेंस कि मैं देखता हूं कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जिनके लोगों को बहुत ही सीधी सी एक्सक्लूजन का मतलब नहीं समझ में आता है और वो क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं। मेरे ही बिमटेक में एक ऐसा बंदा, क्या उसकी मदर का क्लेम आया और वो जो है रिजेक्ट कर दिया गया था 94,000 का। मैंने उसे सिंपली कहा कि आप पहले कंपनी में कंप्लेन करो, वहां से अगर आपको जवाब नहीं आता है तो देन यू फाइल द केस टू द ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन में तुरंत उस केस का जजमेंट दिया और उसको 94,000 का पेमेंट हुआ। मेरा इस सवाल है कि इस तरह के केसेस में जहां बड़ा स्ट्रेट दिख रहा है कि क्लेम पेएबल है और इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं कर रही, अगर वो बंदा यहाँ नहीं होता तो शायद उसे भी नहीं पता होता, वो भी मान जाता। तो आपके यहाँ कुछ एग्जेम्पलरी अवार्ड होती है कि आप इस तरह से ना टॉर्चर करें लोगों को? आप पॉलिसी बेच रहे हैं, यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिसी वर्डिंग्स एंड एक्सक्लूजन। आप इस तरह के कुछ एग्जेम्पलरी या प्यूनिटिव बोथ वे, जहां रिपीटेटिव कोई फॉल्स क्लेम्स को आके बार बार ओम्बड्समैन में ले जाता है against the customer also and also against the insurance company. नहीं देखिए, एज पर द ओम्बड्समैन रूल्स तो हमारे पास कोई यही मैंडेट है कि हम क्लेम का जो अमाउंट है उसी अमाउंट के बारे में कंपनसेशन दे सकते हैं। उसको छोड़ के इवन 5 रुपीज और 100 रुपीज पेनल्टी वी कैन नॉट इम्पोज ऑन द इंश्योरर और द ब्रोकर हुएवर इट इज। वो मैंडेट हमारे पास नहीं है। हमको जो भी क्लेम अमाउंट है उसको हाँ, ये जरूर है, जैसे आपने कहा कि मैं भी अपने अवार्ड्स में कई बार सर्विसिंग एस्पेक्ट्स को लेके सिमिलर, ये जो आप बात कर रहे हैं कि बहुत क्लियर कट केसेस होने के बावजूद, तो स्ट्रक्चर के तौर पे अवार्ड में हम लोग मेंशन करते हैं। और स्ट्रक्चर के तौर पे मेंशन करने पे मेरे को जहाँ तक है 2-3 कंपनीज का तो मैं आपको बता सकता हूँ, करें उनके यहाँ से हमको उसका एक लेटर भी कई बार प्राप्त होता है कि हमने इसको चीज़ को बड़े सीरियसली लिया है। और मेरे को ऐसा लगता भी है कि कुछ कंपनीज उसको सीरियसली लेते भी हैं और उस पर एक्ट भी करती हैं। सर इसके पहले कि मैं 3-4 जो क्वेश्चन आए मैं स्टूडेंट से लूं, एक मेरा क्वेश्चन है सर कि आप ओम्बड्समैन का एक काउंसिल ऑफ ओम्बड्समैन भी कुछ है ना, एक हायर लेवल, उसका सर क्या स्ट्रक्चर, उसका क्या पर्पस है, वो कैसे IRDA से कोलैबोरेट कुछ हो पाता है, नहीं हो पाता है? नहीं, ये इसमें मनोज जी ओम्बड्समैन का इस तरह का कुछ नहीं है। इसमें क्या हुआ था कि जब मैंने जैसे बताया 1998 में जब ये रूल्स बने थे तो उसको ग्रीवेंस रिड्रेसल रूल्स के हिसाब से बनाया गया था और उसके तहत ये डिफाइन किया गया था कि एक GBIC बनाया जाएगा, LIC और अन्य कंपनीज मिलके गवर्निंग बॉडी ऑफ इंश्योरेंस काउंसिल बनाया गया था, जो कि ओम्बड्समैन का अपॉइंटमेंट से लेके और पूरी फंक्शनिंग को देखेगा। तो ये जो GBIC थी ये 2017 तक GBIC रही। 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने फिर इसका रीनोटिफिकेशन किया और इसको ओम्बड्समैन रूल्स के हिसाब से नया तरीका, तब तक ये ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी के रूप में थी। 2017 में इसको GBIC का नाम बदल के उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंश्योरर्स रखा और उसी को अब नवंबर 2020 में फिर से नोटिफिकेशन में चेंज करके उसमें उन्होंने कुछ ओम्बड्समैन के अपॉइंटमेंट से कंसर्निंग सर्विस कंडीशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें, वो सब चीज़ें बदली और तब इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंश्योरर्स का नाम बदल के काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन कर दिया। ओके सर, CIO कर दिया। तो वो एक्चुअली गवर्निंग बॉडी है जो कि ओम्बड्समैन को क्या पूरे सिस्टम को अपॉइंटमेंट ऑफ ओम्बड्समैन से लेके और अन्य चीजों से लेके फंक्शनिंग को देके वो गवर्न करती है। सर एक क्वेश्चन आया है स्टूडेंट से, क्योंकि आपने मिस सेलिंग की बात की सर, दो बैंक इंश्योरेंस का जो कंट्रीब्यूशन सेल्स में वो कम है, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रीवांसेस सर बैंक इंश्योरेंस से ही आता है, जहां तक हम लोग को भी जो फीडबैक या जो भी स्टेटिस्टिक हमने देखे हैं। तो सर अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां की शायद एज ए इंश्योरेंस ओम्बड्समैन आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो,
ज्यादा दोष बैंक का होगा। तो सर कुछ कुछ कोलैबोरेशन होने की संभावना है क्या? कि क्योंकि बहुत बड़ा इशू है सर, कि ओम्बड्समैन जो इंश्योरेंस वाले हैं, ओम्बड्समैन जो बैंक वाले हैं, कुछ कॉमन ग्राउंड मिलने की संभावना है सर? नहीं, हमारे पास भी देखिए मनोज जी ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि इवन जैसे मैं आपको, जो आपके सवाल से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं ये बताऊं जैसे ईसीएस है, कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं कि ईसीएस बैंक ने ऑनर नहीं किया और पॉलिसी लैप्स हो गई और उस दौरान क्लेम आ गया है। अब इसमें देखिए मेन मुद्दा जो रहता है कि मेन फॉल्ट जो रहता है वो बैंक का रहता है कि उसने ईसीएस मैंडेट होने के बावजूद भी उसको नहीं ऑनर किया है। तो इस तरह की चीजें, लेकिन अभी इस तरह का कोई कॉमन ग्राउंड वाला चीज नहीं है। मैं हो सकता है सरकार आने वाले समय में, अभी कुछ दिनों पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम आरबीआई के माध्यम से लॉन्च किया है, हालांकि वो बैंकिंग सिस्टम के लिए है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में इस तरह का हो कि इंश्योरेंस या फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जितने भी ओम्बड्समैन है उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिला के उसमें कुछ मत है। और जो आप बैंक इंश्योरेंस की मिससेलिंग की जो आपने बात करी, उसमें देखिए हो सकता है कि बैंक के द्वारा पॉलिसी मिससोल्ड की हुई हो, लेकिन उसमें अगर कोई रिफंड ऑफ प्रीमियम या उस तरह का कोई अवार्ड देना होता है तो वो हम देते हैं, और उसमें हम ये भी कहते हैं कि आप इसमें ये जो चैनल है जिसके माध्यम से आपको ये बिजनेस मिला है उनके ऊपर भी कार्रवाई करें। इस तरह के अवार्ड हम लोग देते हैं, लेकिन बैंक पे डायरेक्टली कोई चीज वाला वो उस तरह का हमारे उस पे नॉर्म्स में और रूल्स में नहीं आता है। सर एक क्वेश्चन है प्रतीक जी से, प्रतीक विदेशी सर से, and I will read the question. Will you be open to discussing generic causes of grievance generation with the claim settling officials of insurance company? शायद प्रतीक जी ये पूछना चाहते हैं कि क्या ओम्बड्समैन की तरफ से सर कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता है कि इंश्योरेंस कंपनियों को कुछ गाइडलाइंस इशू करना या उनके लिए वर्कशॉप करना, इस तरह के कुछ इनिशिएटिव से संभव हो पाता है? नहीं, इस तरह के रहते हैं। हम लोग भी अपने लेवल से, जैसे कि मैं अपनी बात करूं और अन्य भी जो देश में बाकी ओम्बड्समैन भी जो हैं, पूरे 17 ओम्बड्समैन है, मैं बताना शुरू में भूल गया, पूरे कंट्री को एरिया वाइज से 17 ओम्बड्समैन हैं आज की डेट में पूरे देश में। तो अन्य लोग भी करते हैं। हम लोग कंपनियों को लिखते हैं कई बार कि इस तरह के बड़े जनरल चीजें हो रही हैं, रिपीटेटिव चीजें हो रही हैं, इसमें आप ये चीजें, हम लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि ये किस तरह से रोका जा सकता है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि जैसे कई कंपनीज हैं, उन्होंने इस पे पहल भी की है, और एक जनरेशन ऑफ कस्टमर आईडी होती है, और बार बार जब बीमा लिया जाता है तो वो उस आईडी से लिंक करके फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, स्पेशली फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में, या पुरानी कोई मेडिकल अंडरराइटिंग की प्रॉब्लम है तो उससे लिंक चीजें पता चल सकती हैं उस समय, और मिस सेलिंग से कुछ हद तक बचा जा सकता है। तो इस तरह की चीजें हम लोग लिखते हैं, लेकिन यह है कि हर कंपनी ने अभी इस तरह की चीज नहीं की है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस तरह की चीज अभी शुरू नहीं की है। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राइवेट कंपनीज बाय एंड लार्ज, सब कंपनी एक पॉलिसी कंप्लीट करने के समय में पॉलिसी धारक को, संभावित जो पॉलिसी धारक है उसको एक फोन कॉल करती हैं और रिकॉर्ड करती हैं और हमको देती भी हैं। लेकिन मिस सेलिंग में फंसने के लिए लालच में आके कई बार जो हमारे इंटरमीडिएट होते हैं वो लोग पॉलिसी धारक को बोलते हैं कि आपके पास कॉल आएगा तो उनको ये लोन के बारे में या बोनस रिफंड के बारे में या पुराने पेमेंट के बारे में आप मत बताइएगा, नहीं तो वो उसमें से आपका नाम हटा देंगे, या इस तरह की चीजें। तो वो भी है, उसमें हमारी जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि वो भी इस तरह के झांसे में ना फंसे और उनको ये चीजें क्लियरली हो जाए कि इस तरह की चीज अगर हमको बताई जा रही है तो ये गलत है। सर मेरे पास 3-4 क्वेश्चन स्टूडेंट्स के हैं, और उसका एक सार जो है, जो समरी है, वो ये जानना चाहते हैं सर कि आने वाले समय में ये जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म तो ठीक है, लेकिन ग्रीवांसेस को सर कम कैसे किया जा सकता है? एक तो आपने कहा कि कस्टमर को खुद जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन और भी सर कुछ आपके दिमाग में है? दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर राइट नाउ फ्रॉम मी। हाँ, देखिए इसमें मैं दोनों ही तरह से बताऊंगा कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो मैंने अब जैसे एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, हमने भी किया है। हम भी जब पहले पॉलिसी खरीदी है, फॉर एग्जांपल पॉलिसी ली है, तो हमने प्रपोजल पेपर पे सिर्फ साइन करके और अपने एजेंट को दे दिया है। हमने ये देखने का प्रयास नहीं किया कि उसमें किस चीज में उसका क्या जवाब दिया है। और हम ये भी करते हैं कि हम खाली प्रपोजल फॉर्म भरते हैं। मेरा अपना ये मानना है कि
जहां तक संभव हो प्रपोजल फॉर्म स्वयं भरें। अगर स्वयं नहीं भी भरते हैं तो भरे हुए प्रपोजल फॉर्म को साइन कीजिए, जिससे कि आप एक बार पढ़ सके। भरे आपका प्रपोजल फॉर्म आपका एजेंट ही, लेकिन आप 10 साइन करते समय वो भरा हुआ प्रपोजल फॉर्म खाली में 10 कर, इस तरह की जागरूकता। दूसरा एक, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि आज के डेट में आप ये भी देखें कि जो चीज आपको प्रॉमिस की जा रही है वो संभव है कि नहीं संभव। आज की डेट में कोई आपको एक 20% 25% का रिटर्न कह रहा है कि आपको मिलेगा, तो क्या यह संभव है? नंबर 2, आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, एक पॉलिसी लेने जा रहे हैं, अच्छा लेने जा रहे हैं, अगर आप फोन के द्वारा ही आपसे संपर्क किया गया है तो अच्छा ये होगा कि आप उस कंपनी के ऑफिस में जाके उस फॉर्म को कंप्लीट करें, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका पॉलिसी धारक स्वयं अपने लेवल पे। इसी तरह से मैं कंपनीज को भी कहता हूं कि आप ब्रोकर से, स्पेशली ब्रोकर से, इंडिविजुअल एजेंट तो फिर भी उनके साथ रहता है और थोड़ा उसी कंपनी के साथ काम करता है, लेकिन ब्रोकर क्योंकि कई कंपनीज के साथ काम करते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूं कि ब्रोकर का आप प्रोफाइल देख के उनसे बिजनेस एक्सेप्ट करें। किस तरह का उनका प्रोफाइल है, किस तरह की। अभी भी मैं देख रहा हूँ मेरी जितनी भी कंप्लेंट मिस सेलिंग की आई है उसमें लगभग 50-60% केसेस में वही 5-6 ब्रोकर का नाम बार बार उठ के आता है कि इन्हीं में से ये किया गया है। और ये वो ब्रोकर फर्म्स जो है वो अपना 2 साल तक काम करेंगी और उसके बाद लाइसेंस काम करना बंद कर देंगी और किसी दूसरे नाम से दोबारा लाइसेंस लेके फिर। तो इस तरह की मैं कंपनी से भी कहता हूँ कि आपको भी इंश्योरेंस एक्सेप्ट करते समय कहीं ना कहीं उनका प्रोफाइल को देखने की जरूरत है, कस्टमर आईडी क्रिएट करने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले भी कहा, इस सब से हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर आ सकती है। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहूंगा कि अवेयरनेस की बात है। हम क्या चीज पे दस्तखत कर रहे हैं, क्या चीज हमको संभवतः मिल सकती है। पॉलिसी, एक बात मैं और कहता हूं कि देखिए आपको पता ही है कि पॉलिसी होल्डर्स प्रोटेक्शन रेगुलेशंस में कूलिंग ऑफ पीरियड की बात होती है कि 15 दिन में आप पॉलिसी वापस कर सकते हैं फॉर फुल रिफंड। तो जब आपको पॉलिसी बॉन्ड मिला है तो इस चीज की अवेयरनेस भी पॉलिसी धारक को होनी चाहिए कि आपको एजेंट ने कुछ भी बताया कि आपको कितना ही पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, लेकिन बाय एंड लार्ज आप गवर्न होते हैं 100% पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखी गई कंडीशंस। तो उसमें 5-6 जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में आप, कई बार पॉलिसी धारक ये भी मुझसे कहते हैं कि साहब इतना छोटा प्रिंट रहता है, इतना डिटेल्ड रहता है, इतने ज्यादा पन्नों का रहता है कि हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसमें ये देखना जरूरी रहता है कि हम किन किन चीजों, जो मेन चीजें हैं उनको तो देखें कि हम प्रीमियम हम कितना दे रहे हैं, कितने वर्षों तक हमको उसको देना है, इसमें हमको मैच्योरिटी बेनिफिट क्या मिलने वाला है इस पॉलिसी में, और सरेंडर से रिलेटेड क्या। ये 4 चीजें भी अगर आपने देख ली और वो आपको वही हैं जो आपको बताई गई हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं है तो आप तुरंत विद इन 15 डेज वापस करिए उसको। ये तो ये सारी चीजें अगर अवेयरनेस पॉलिसी धारक के बीच में भी होगी तो मिस सेलिंग संभवतः काफी हद तक रुक सकती है। हालांकि खत्म होने के लिए अभी हमारे पास काफी समय लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। और नहीं सर, हर अथॉरिटी के द्वारा ग्राहक जागो टाइप कैंपेन से चलाए भी जा रहे हैं। मिस सेलिंग पे IRDA के एड्स आते हैं और जागरूकता बढ़ी भी है सर, लेकिन वही बात है फ्रॉड करने वाले भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर आपके समय के लिए।